नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राहुल ज़ैफ लीगल चैनल में आपका स्वागत करता हूं। केसेस लंबे क्यों चलते हैं, यह भी एक रीजन आज ही इस वीडियो में समझ पाएंगे और उसी रीजन से, उसके सॉल्यूशन से आप समझ पाएंगे कि कैसे आप इन केसेस से जल्दी बाहर आ सकते हैं। केस कोई सा भी हो, प्रॉपर्टी डिस्प्यूट हो, मैट्रिमोनियल हो, या आपका कोई फाइनेंशियल हो, या फिर किसी तरह का लड़ाई झगड़े का, मार पिटाई का केस हो, किसी भी तरह का केस हो, आपको आज ये वीडियो पूरी सार्थकता देगा, पूरा अपना जो मतलब है आपके दिमाग में उतार देगा। मेजर जो हमारे एक्सपीरियंस से जो भी मैटर आज हम इसमें बताने जा रहे हैं, अगर इन सब पॉइंट्स पर आपने फोकस कर लिया, ये 9 पॉइंट्स बहुत रिलेवेंट हैं, ये जर्नल है, फोकस करने से रिजल्ट भी आएगा। इसीलिए दोस्तों हम लोग एजुकेशन प्रोग्राम भी हमारा चलाते हैं, जिसके अंदर आपको एजुकेट किया जाता है आपके कोर्सेज के अकॉर्डिंग, और प्रैक्टिकल अप्रोच उसके अंदर होती है, जिससे कि रिजल्ट जो होता है वो काफ़ी हद तक, ये मान के चलिए, अगर आपका 100% टाइम इन जर्नल लगना चाहिए, उसका 10 to 20% टाइम में ही, और उतने ही टाइम की वजह से, बचने की वजह से कम पैसा लगता है और आप जल्दी केसेस से बाहर आ पाते हैं। ये सबसे ज़रूरी चीज़ है कि आप केस से जल्दी बाहर आएँ, अगर झूठा केस आप फेस कर रहे हैं तो। आपको लगता है कि इस वक्त मुझसे बात करनी चाहिए क्योंकि आप एक कानूनी समस्या में उलझे हुए हैं, तो फिर आप इस नंबर पर एक अपॉइंटमेंट कराने के लिए मैसेज डालिए। मैसेज के थ्रू ही आपका अपॉइंटमेंट बुक हो जाएगा और उसके बाद आप मुझसे बात कर सकते हैं। देखिए, अब मैं सीधी सीधी बात करता हूं आपको ये समझाने की कि केसेस से जल्दी बाहर कैसे आया जा सकता है। तो ये कुछ प्रॉब्लम्स हैं और इन्हीं के सॉल्यूशंस के साथ आप पूरा समझ पाएंगे। सबसे पहला पॉइंट है, स्टॉप लिसनिंग और बिलीविंग रूमर ऑफ कोर्ट। देखिए, कोर्ट्स के अंदर कुछ रूमर्स चलती हैं, हर केस में चलती है, उसके ऊपर आपको विश्वास नहीं करना है, आपको उसके पीछे की तार्किकता को समझना जरूरी है। वो कैसे समझेंगे, ये थोड़ा सा समझने की आवश्यकता है। जैसे मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स की बात करते हैं, उनके अंदर ऐसा होता है, या हर केस में ऐसा ही कहा जाता है, केस लंबा चलेगा, कोई ना कोई बहाना मार के ये कहा जाता है केस लंबा चलेगा। आप फेस कर रहे हैं झूठा केस, या आप फेस कर रहे हैं ऐसा केस जिसमें आप जीत सकते हैं, फिर लंबा क्यों चलेगा केस? ये कोई रीजन नहीं होता है। तो इसमें ही आपको मैं अगले कुछ पॉइंट्स में समझा दूंगा कि केस के साथ कुछ लिमिटेशंस हमेशा जुड़ी रहती हैं और वहीं होती हैं, पर आपको जब नहीं पता होता तो ज्यादा पैसा निकालने के चक्कर में ये सब चीजें होती हैं। सेकंड पॉइंट है, पिटीशन स्ट्रांग होनी चाहिए, 70 to 100% ये अपना रोल प्ले कर जाती है अगर अच्छा पिटीशन तैयार किया गया है। आप कई बार अपने रेलेवेंट फैक्ट्स होते हैं, उनका अरेंजमेंट आपके पास बहुत अच्छा होता है, पर जब आप पिटीशन बनवा रहे होते हैं तो कई बार आप अपने जो कानूनी सलाहकार है उनको बताते हैं कि ये पॉइंट्स प्रॉपर्ली लिखवाइए, तो या तो आधी अधूरी लैंग्वेज में लिखते हैं या कई बार उनको इंक्लूड नहीं करते। और उनका एक अजीब सा रीजन भी रहता है कि ये डालने से आप केस हार जाओगे, ये डालने से जज गुस्सा हो जाएंगे, या ये डालने से आपके खिलाफ ये केस चला जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। आपको लगता है फैक्ट को फैक्ट दिखाना है, सच को सच बताना है, फिर ये कैसे हुआ? मतलब हर छोटी छोटी चीज को आपको किया जाता है। ये है वो लैक ऑफ नॉलेज जिसकी वजह से आपको नुकसान हो सकता है। थर्ड पॉइंट है, अंडरस्टैंड द मिसयूज ऑफ लॉ। आपको मिसयूज ऑफ लॉ समझना पड़ेगा, अदरवाइज आप बहुत बड़ी समस्या में आने वाले हैं। यानी कि कई बार ऐसा होता है कि सामने वाला जब पिटीशन डाल रहा होता है वो सिर्फ लॉ को अब्यूज कर रहा होता है, मिसयूज कर रहा होता है, लॉ को प्रॉपरली इंप्लीमेंट नहीं करवा रहा होता अपने केस के अंदर, और उसी वजह से वो आपसे बेनिफिट लेने की कोशिश करता है। अगले कुछ पॉइंट्स में आपको समझ में आएगा कि आखिर ये कैसे कर पाते हैं। देखिए, इसके लिए जरूरी तो यह है कि आपको लॉ की समझ होनी चाहिए। आगे एक पॉइंट आ रहा है, उसमें मैं इसको थोड़ा सा और एलिब्रेट करता हूं। चौथा पॉइंट है, लिमिटेशन ऑफ लॉ। देखिए, सबसे जरूरी चीज है कि कुछ बातें ऐसी होती हैं जो आपको शायद रहस्यमयी तरीके से पता ही नहीं होती, और अगर पता चल जाए तो आपका केस चुटकियों में सही हो सकता है। बहुत कम लोग जानते हैं कि आपका जो कोई भी केस होता है वो लिमिटेशंस से बंधा होता है, उसमें कई तरीके की लिमिटेशंस होती हैं। तो वो कानूनी लिमिटेशंस का आपको समझ होनी चाहिए कि वो टाइम बाउंड हो, यानी कि इतने टाइम में लगा देना चाहिए। अगर वो नहीं लगा तो वो टाइम बार्ड भी होता है। तो कई बार ऐसा होता है कि घटना कभी की होती है, केस आगे जाके लगता है, जैसे रेप के केसेस हैं, झूठे रेप के केसेस जो हैं, या झूठे अटेम्प्ट टू मर्डर के केसेस हैं, मारपिटाई के केसेस हैं, तो इनमें क्या होता है कि लोग थोड़ा लंबा ले जाते हैं, पहले प्लानिंग बनाते हैं, योजना बनाते हैं, आदमी को फंसाना कैसे। घटना जो है वो कई महीनों पहले की, साल पहले तक की भी होती है, उसको उठाकर लाकर एकदम से नया केस आपके सामने एग्जीबिट कर देते हैं और फिर आप फंस जाते हैं। आप सोचते हैं केस लगाया तो मुझे लड़ना है, नहीं, आपको फिर उसकी टाइम लिमिटेशन के साथ लड़ना है। तो कई बार ये लिमिटेशंस भी देखनी होती है, टाइम के हिसाब से भी होती है, कानून के हिसाब से भी होती है, डेफिनेशन के हिसाब से भी होती है, बहुत कुछ होता है। जैसे कि दहेज का केस है, उसमें पत्नियां कई बार 6-6 महीने जाकर रह लेती हैं, और कई लैंडमार्क जजमेंट्स अब आने लगे हैं जिसके अंदर अगर 6 महीने भी रह रही, वैसे तो 3 साल के बाद जो है पत्नी आप पर केस नहीं डाल सकती, पर अब जो है कंटिन्यूअस ऑफेंस ऑफ क्राइम जो है दहेज का, अगर आपकी पत्नी ने आप पे किया है तो दहेज के केसेस में आप ये बेनिफिट ले सकते हैं कि कंटिन्यूअस ऑफेंस ऑफ क्राइम है कहां, ये तो 6 महीने से मेरे घर से दूर बैठी है। तो ऐसी कई चीजें होती हैं जो कानून के डेफिनेशन में भी लिमिटेशन का काम करती है। अब आपको एक जो पांचवा पॉइंट है, इसको थोड़ा सा इस तरह से समझना पड़ेगा कि आपको गेम क्या खेलना है। देखिए, मैट्रिमोनियल केसेस जो होते हैं वो एक पैकेज में आते हैं। मैट्रिमोनियल केसेस जो होते हैं वो जनरली 3-4 केसेस के ब्लॉक के साथ आते हैं, और आपका जो मर्डर रेप का भी कई बार कई लोग मिक्स में लगा देते हैं, 2-3 केस एक साथ चलते हैं, मार पिटाई का, मर्डर का, रेप का, तो इस तरह की चीजें वो झूठे केसेस में फंसा देते हैं।
फाइनेंशियल फ्रॉडरी में भी कुछ एक दो केसेस जनरली डालने की कोशिश करता है आदमी आप पे दबाव बनाने के लिए। झूठे केसेस में 2-4 केसेस का पैकेज हमेशा बना हुआ आता है। तो आपको ये देखना है कि आपके पास कोई काउंटर है तो या तो उसको प्रायोरिटी पे ले लीजिए, यानी आपने गियर्स देखें, फर्स्ट गियर, सेकंड गियर, थर्ड गियर, फोर्थ गियर, तो जैसी हमारी कोई जरूरत होती है वैसे वैसे हम गियर्स को चेंज करते हैं। ढलान है तो कैसे चलाना है, चढ़ाई है तो तेजी से कैसे ऊपर उठाना है, हर चीज का एक सिस्टम होता है। बम्पी रोड है तो किस गियर में गाड़ी ड्राइव करनी, ये आपके हाथ में एक सिस्टम रहता है। इसी तरह से आपको देखना है कि जो केस ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है और ज्यादा इंपैक्ट नहीं कर रहा तो या तो उसको थोड़ा पीछे कर दीजिए। कुछ केस सामने वाली पार्टी कैसे होते हैं, बड़े चुटकी में खत्म होने वाले होते हैं, उनको जल्दी जल्दी चलाइए, उनमें जल्दी से आप प्रायोरिटी पर रख के उन्हें खत्म कराइए। कुछ अपने केसेस जो आप काउंटर में डालते हैं सामने वाली पार्टी को गलत साबित करने के लिए, उनमें आप तेजी से चलिए। तो आपको यह देखना है किसको तेज चलाना है, किसको धीरे चलाना है, किसको आगे रखना है, किसको पीछे रखना है। ये गेयरिंग ये स्ट्रैटेजिकली आपको आनी चाहिए। देखिए, आपको छठा पॉइंट जो है वो मैं थोड़ा सा बता देता हूं कि ये आपकी कमी के कारण होता है। तो क्या होता है, स्ट्रॉन्ग प्रोटेस्ट अगेंस्ट इनजस्टिस। कई बार क्या होता है कि आपके खिलाफ कोई एक अजीब सा ऑर्डर करने जा रही होती है कोर्ट, उस टाइम आप गर्दन लटका कर खड़े हैं, कंधे लटका के खड़े हैं, तो सामने वाले को मौका दे रहे हैं आप, इनजस्टिस हुआ है ना, तो आप चढ़कर आइए ना, सीधा स्ट्रेट कहिए कि ये नहीं करना आपको ऑर्डर, और अगर करना है तो मुझे इसका रीजनेबल ग्राउंड दीजिए। और अक्सर जो इनजस्टिस वाले ऑर्डर्स होते हैं उनमें ग्राउंड्स नहीं होते, और जो भी ऑर्डर किया जाता है या जजमेंट दिया जाता है अगर वो इनजस्टिस क्रिएट कर रहा है तो ध्यान रखिएगा वहां ग्राउंड होता ही नहीं है, और अगर वह ग्राउंड नहीं है तो वहां से निकलने का रास्ता आपके पास है। तो आप इस तरह से कर सकते हैं। दूसरी चीज, कई बार कोर्ट की कार्रवाई के दौरान भी आपको प्रोटेस्ट करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए और पुरजोर करना चाहिए। अब ये कई बार क्या होता है कि डरा दिया जाता है वकीलों के द्वारा, अरे भाई अगर तुम ज्यादा विरोध करोगे तो तुम्हें जेल में डाल देगा जज साहब, और अगर तुम ज्यादा कुछ करोगे तो तुम्हारे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लग जाएगा, तुम ज्यादा कुछ करोगे तो तुम्हारे साथ केस के अंदर कुछ बिगाड़ दिया जाएगा। ये सब जो है ये रूमर्स हैं, जो मैंने पहले पॉइंट में बताया था कि रूमर्स पे फोकस मत कीजिए। कानून कानून की जगह ही रहेगा, वो कानून से बाहर कोई भी नहीं जाके कुछ कर सकता, और अगर वो कर रहे हैं तो आपका राइट अपने आप एक्टिव हो जाता है, यानी कि आप मजबूत हैं। अगर आपने थोड़ा सा विरोध किया तो सामने वाला जो है, चाहे वो जज साहब ही क्यों ना हो, आप केस मेथड से पीछे आएंगे, गलत चीज करने से सही रास्ते से आपको जस्टिस देने की कोशिश करेंगे। आप आधे से ज्यादा केस तो गर्दन लटकाकर और जो सामने से चल रहा है उसको भगवान का प्रसाद समझ के सर पे रख लेते हैं, और फिर सोचते हैं ऐसा कैसे हो गया, मैंने बहुत कोशिश की, बहुत समझाई। जैसे कई बार मेंटेनेंस का केस होता है मैट्रिमोनियल केसेस में, तो बड़ा लोग समझाने की कोशिश करते हैं, बीवी कमाऊ है, उसके साथ हमने कुछ गलत नहीं किया, वो किसी तरह से भी एग्रीव्ड नहीं है, प्रताड़ित नहीं है, फिर भी आप उसको मेंटेनेंस दे रहे हैं। बड़ा सिंपल सा, आप कहते हैं मैंने सारे कागज दिखा दिए, दिखाने से क्या होता है, लड़िए ना वहां पे, बहस कीजिए ना वहां पे, बताइए अपना तरीका आजमाइए, एप्लीकेशन पे एप्लीकेशन रिटर्न में दीजिए और फिर बहस कीजिए, रिटर्न एप्लीकेशन दे देके ब्लॉक कीजिए उस डिसीजन को। अब अगली बात है 7वें पॉइंट में, वो है डेफिनेशन ऑफ लॉ। काफी लोग केस में सारी तैयारी करते हैं, डॉक्यूमेंटेशन अच्छा कर लेते हैं, कॉन्ट्राडिक्शंस बहुत अच्छे पकड़ लेते हैं, सामने वाले की बहुत सारी गलतियां उनके सामने होती हैं, अपनी तैयारी बेहतरीन कर लेते हैं, पर ये जानते ही नहीं है कि केस को रेगुलेट कैसे किया जाए। रेगुलेटर जो है वो केस की डेफिनेशन है। बहुत सारे लोग जजमेंट दे दो जी, जजमेंट अगर होगा तो ये कर देंगे, वो कर देंगे। अरे जिसने जजमेंट पहली बार लेकर आया जो आदमी, उस जजमेंट को लाने के लिए उसने डेफिनेशन ऑफ लॉ पे ही फोकस किया था, वो रेफरेंस ऑफ लॉ है। जजमेंट रेफरेंस वाला है। आपको लगा कि अगर मेरे केस में ऐसा है तो मैं अगर उसको ऐसा यूज करूं जजमेंट, तो आप उसके बगैर भी अगर उसके अंदर दी हुई डेफिनेशन को जो प्रॉपर्ली जिस तरह से डिफाइन करके उन्होंने जजमेंट लिया है, लॉ की डेफिनेशन डिफाइन करके, उसको अगर आप यूज करेंगे तो आपका केस वैसे भी चल जाएगा, क्योंकि आपको जजमेंट लगाने के बाद भी डेफिनेशन ऑफ लॉ पे आना पड़ेगा। क्योंकि जजमेंट क्या कर रहा है, वो रेफरेंस ऑफ लॉ लेके अल्टीमेटली उसको डिफाइन कर रहा है और उसका इंप्लीमेंटेशन उसकी डेफिनेशन में छिपा हुआ है, तो आपको डेफिनेशन ऑफ लॉ में तो जाना ही पड़ेगा। 8वां जो पॉइंट है वो है अर्ली डेट्स लेस गैप, यानी कि गैप जो है वो कम होना चाहिए डेट्स के अंदर। अगर आपको किसी केस में सफलता पानी है और आपको लगता है कि मजबूत हैं आप उसके अंदर, और तो आपके 2-3 केसेस जो भी चल रहे हो उसमें प्रायोरिटी पे इसको थोड़ा सा गेयर अप कीजिए और फटाफट इसमें डेट्स लीजिए। कभी भी लंबी डेट जो है वो केस जीतने की गारंटी है ही नहीं। अगर आपको कोई कानूनी सलाहकार ये कह रहा है लंबा केस खींच दो, डेट्स लंबी रखो, गैप ज्यादा रखो और 2, 4, 5 साल 10 साल चलने दो केस, तो मान के चलिए सिर्फ और सिर्फ इस पूरे केस में सामने वाली पार्टी से ज्यादा आपका नुकसान है, उसका कोई नुकसान नहीं है। वो तो वैसे भी झूठा केस लेकर वहां पहुंची है पार्टी, तो वो तो फायदा लेना चाहती है। तो सामने वाला जो शख्स है उसको बेनिफिट है, नुकसान है आपको। अगर आपको जस्टिस चाहिए तो आपको डेट्स फास्ट चलानी पड़ेगी और इसको लिमिटेशन के साथ जोड़ना पड़ेगा। इसको लिमिटेशन के साथ जोड़ना पड़ेगा कि आपका जो लिमिटेशन है वो बेसिकली इसमें एक्टिव करवाना पड़ेगा, कि जिससे कि आपको डेट्स जो है वो ज्यादा लंबी ना लेनी पड़े, क्योंकि हर केस को जल्दी से जल्दी खत्म करने का जो प्रावधान है आपके कानून के अनुसार वो लगभग ज्यादातर सेक्शंस में छिपे हुए तौर पर रहता है। ओपनली भी देख लेते हैं कि कहीं ना कहीं अगर आप उसको पढ़ेंगे तो उसमें डिस्पोज ऑफ का तरीका दिया जाता है हर केस का, या फिर कहीं ना कहीं कानून के दूसरे किसी हिस्से में उसको मेंशन किया हुआ होता है। देखिए, अब जो मैं आपको 9वां पॉइंट बता रहा हूं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ये है चैलेंज अगेंस्ट इम्प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन। जब भी कोई केस लगता है तो उसकी इन्वेस्टिगेशन होना जरूरी है। कुछ सिविल केसेस होते हैं तो उनमें थोड़ा सा ये चीज अलग तरीके से डील होती है, वहां पे आपकी सेल्फ इन्वेस्टिगेशन चलेगी, ठीक है। जैसे कि डोमेस्टिक वायलेंस का केस होता है, वहां पर बहुत कम लोग जानते हैं कि जैसे
इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर क्रिमिनल केसेस में होते हैं वहां पर भी होते हैं, पर उनका नाम इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर नहीं होता, प्रोडक्शन ऑफिसर होता है। जो मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स में पत्नियां झूठे केस डालती हैं वहां पे प्रोडक्शन ऑफिसर नियुक्त किया जाता है। यहां पे जो रिपोर्ट बनती है इसका नाम होता है डोमेस्टिक इंसिडेंट रिपोर्ट, DIR। इसको अगर आपने प्रॉपरली यूज करते हैं, इसके अंदर आप दिखाते हैं कि देखिए इन्वेस्टिगेशन जो होता है वो दोनों पार्टियों के बीच में होता है, और स्पेशली जिसने कंप्लेन की है वो जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर होता है या प्रोडक्शन ऑफिसर होता है वो पूरा उसको भी इंक्वायर करेगा, और जहां पर घटनास्थल बताया गया है उसकी भी इंक्वायरी होगी। और सबसे बड़ी बात है कि इन्वेस्टिगेशन तो इसका भी किया जाना है जिसने शिकायत लगाई है, क्या उसने अपने जो फैक्ट्स हैं वो सही तरीके से दिए हैं, क्या उसने अपने फैक्ट्स जो हैं वो प्रॉपर्ली समझाए। कई औरतें तो मेंटेनेंस लेने के लिए जो संतानहीन होती हैं, संतान होती नहीं है, तो संतानों का नाम भी लिखवा देती है और सब कुछ चल रहा होता है ढर्रे के ढेर पर। इसी तरह से कई बार सैलरीड होते हुए वो कोर्ट से ये छिपाती हैं और ये चीज हट जाती है। मेंटेनेंस लेने के लिए औरतों को बकायदा सुप्रीम कोर्ट की तरफ से गाइडलाइंस आ चुकी है और पतियों को भी आ चुकी है कि आप अपना एफिडेविट सबमिट करेंगे जो कि रजनीश वर्सेस नेहा के जजमेंट के अंदर दिए हुए फॉर्मेट के अनुसार फॉलो होगा। इसके अंदर भी बड़ी गड़बड़ होती है, लगाती ही नहीं है, लगाती हैं तो इन्फॉर्मेशन छिपा लेती हैं, 15 पॉइंट या 50 पॉइंट जो होते हैं उनमें से आधे अधूरे पॉइंट्स पेश करती हैं, बाकी सब डिलीट कर देती हैं। तो आपको एक प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन अपने लेवल पे भी करनी पड़ेगी। क्रिमिनल केस है तो उसकी इन्वेस्टिगेशन को भी आपको चैलेंज करना पड़ेगा कि ये इन्वेस्टिगेशन प्रॉपर नहीं है, वो फैक्ट्स आपको दिखाने पड़ेंगे, और झूठे केस में ये सब चीजें आसानी से उपलब्ध हैं। तो दोस्तों मैंने कोशिश की है अपने अनुभव से आपको एक बारीक से बारीक बात समझाने की, जो जर्नल है बड़ी इजीली हर झूठे केस में मिल जाती हैं, और फिर आप इसको प्रॉपरली कोर्ट के सामने प्रेजेंट कर सकते हैं। तैयार रहिए इस बात के लिए भी, इस मानसिकता के लिए भी, कि अगर लोअर कोर्ट में इस तरह की गलत प्रैक्टिस की जा रही है और आपको जस्टिस नहीं मिल रहा है तो जल्द से जल्द आप अपील लिए कोर्टों में जाकर इसको बकायदा अपने फेवर में लाएं। कई लोग इसको बड़ा महंगा वेंचर मानते हैं, तो मैं ये एक बात कहता हूं, महंगा तो वैसे नहीं होता, पर ये रूमर फैलाया हुआ, ये भी एक अफवाह है कि महंगे होते हैं ऊपरी कोर्ट, ऐसा कुछ नहीं है। पर अगर आप वहां जितना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, जितना दिन वेस्ट कर रहे हैं, ऊपर जितना जाते जाएंगे उतना ज्यादा आपका केस फिल्टर आउट होता रहेगा। मुद्दे की सिर्फ बात इतनी है कि सारे ऑब्जेक्शन, सारी जो केस की खिल भिल जो आपको कर रही है, तोड़ना है, बिखेरना है, वो लोअर कोर्ट से ही करके जाएं, जिससे कि ऊपर सिर्फ ये समझाना बाकी रहे कि लोअर कोर्ट में हमें जस्टिस देने के लिए जिस अधिकारी को न्याय अधिकारी बनाकर बैठाया गया है वही इन सब चीजों को अरेंज नहीं कर पा रहे और वही इन चीजों को अनदेखा कर रहे हैं। इससे फायदा क्या होता है कि लोअर कोर्ट की जो गलती होती है वो जब उजागर होती है ऊपर जाके, तो फिर बड़ा आसान हो जाता है। पार्टी के खिलाफ तो लड़ना आसान होता ही है, बल्कि कोर्ट की गलती भी वहां दिखाने से सब चीजें क्लब होती हैं। पर बात ध्यान रखिएगा, डेफिनेशन ऑफ लॉ के ऊपर ही सब कुछ डिपेंड करता है। जजमेंट सेकेंडरी चीज है, जजमेंट्स का रेफरेंस यूज कर सकते हैं, पर अल्टीमेटली आपको डेफिनेशन ऑफ लॉ तब भी अपील कोर्ट में बतानी ही पड़ेगी। दोस्तों आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और ये भी बताइए जाइए अगला एक्शन क्या रहेगा आपका इस मैटर को लेकर। आप कोई भी केस लड़ रहे हो, दुनिया का, संसार का कोई सा भी केस लड़ रहे हो, आप सबके लिए कॉमन है ये वीडियो। दूसरी चीज, लाइक कीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और इसको सब्सक्राइब करके जाइए इस वीडियो को, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये पहुंच सके और आपको मेरी रेगुलर अपडेट्स मिलती रहे।